साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व महाधिवक्ता सुनीति सचान जी। सही? हाँ, सुनीति सचान जी। और आज हम आपसे बात करेंगे जो महिला अपराध होते हैं उनमें कानून किस तरीके से काम करता है, पुलिस की क्या भूमिका होती है, साथ ही साथ जो मीडिया ट्रायल होता है उनका उन मुकदमों पे क्या असर होता है और समाज खुद ऐसे मुकदमों को कम करने या ऐसे अपराधों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनीति जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि कब से आपने शुरू किया। और शैलेंद्र जी, मैं वकालत में 1992 से आई और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा रही। वहीं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ही मैंने वकालत शुरू की और वहाँ पर 2001 तक मैं रही। 99 से मैं सरकारी वकालत में भी आ गई। तो शुरुआती दौर में तो मैं सिविल साइड की वकालत में थी ज़्यादातर। 2001 से मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में आ गई। एज अपर शासकीय अधिवक्ता ही मैं यहाँ आई। मुझे स्थानांतरित किया गया और मैं तब से यहीं पर हूँ। तो 2015 तक 2013 में मैं अपर महाधिवक्ता बनी और 2015 तक रही। उसके बाद से मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा मेन क्रिमिनल साइड का ही मेरी प्रैक्टिस है। तो क्रिमिनल शुरू से सोचा था कि क्रिमिनल के ही मुकदमे लड़ेंगे या बीच में कुछ ऐसा लगा कि इन चीज़ों पे करना चाहिए? नहीं, चूंकि मैं जब सरकार की तरफ से आई तब सन 2000 से ही मुझे अपर शासकीय अधिवक्ता बना दिया गया। अच्छा। जो कि क्रिमिनल साइड का ही सरकारी वकील होता है उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से केस प्रेजेंट करने के लिए। तो 16 साल तक मैं रही सरकार के तरफ से क्रिमिनल के मुकदमों की पैरवी के लिए। तो उसी में वो हो गया, लगा कि उसी में ज़्यादा महारत हासिल कर दी है। इसलिए उसी तरफ लोग मुझे जानने भी लगे। तो मेरे लिए मुकदमे मिलना मुझे ज़्यादा आसान था। तो जिस तरफ के मुकदमे मिल ज़्यादा जाते हैं उसी तरफ का एक्सपर्टीज हो जाता है व्यक्ति। अच्छा, हम लोग एक अभी जो देख रहे थे कि बॉम्बे में जो एक फैसला हुआ, हाँ जी, वो महिलाओं के अपराध को लेके था और उसमें एक अलग टाइप का डिसीजन आया। तो ऐसे डिसीजन क्यों आ जाते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है आगे भी? हाँ, वो बहुत चौंकाने वाला था सब कुछ, क्योंकि वो वो महिलाओं से ज़्यादा आपको कहना चाहिए कि वो पॉक्सो एक्ट था। वो बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों से संबंधित था। तो जो पॉक्सो एक्ट बनाया है सरकार ने, वो इनफैक्ट इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में से चीज़ें चली और तब ये हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत में भी ये कानून बना। और कानून इसलिए बना कि बच्चों के प्रति जो लैंगिक अपराध होते हैं, तो बेसिक उसका उद्देश्य जो था, बच्चों को, किशोरवय बच्चों को, छोटे से मासूम बच्चों को, जो कि आजकल की विकृत मानसिकता के लोग करते हैं अपराध उनके साथ, उससे बचाने का था। उद्देश्य यही है। तो जो निर्णय आया वो निश्चित रूप से ये तो चौंकाने वाला था ही कि उन्होंने क्या सोच करके ये निर्णय दिया। ये तो वो बेहतर समझती होंगी, लेकिन हाँ, मुझे भी लगा कि उसमें बहुत तकनीकी वो नहीं, पहलू नहीं देखना चाहिए था। मेरा मानना है कि नहीं, उसमें वो उसका एक भाव यही है कि उस अपराध को करने के लिए जो भी गतिविधि की गई, जो भी क्रिया की गई, उसको ध्यान में रख करके उसको दंडित करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसी तरीके देखें जो तमाम महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं जी, तो इनमें जुडिशरी की क्या भूमिका होती है? कई बार रहता है कि वो पुलिस की जो विवेचना होती है उसके अधीन रहती है। तो महत्वपूर्ण क्या है पुलिस की विवेचना? बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि FIR लॉज होती है, अपराध होता है, FIR लॉज होती है और कोर्ट तक आता है। जब ऐसे तो FIR लॉज होने के तुरंत बाद कोर्ट में आ जाता है, लेकिन वो एक तकनीकी कार्रवाई है सिर्फ कि हर पर्चा उन्हें दाखिल करना चाहिए, कोर्ट को उसका संज्ञान लेती है कोर्ट, सब कुछ। लेकिन विवेचना तो पुलिस ही करती है।
और संज्ञान लेने तक जितना मटेरियल वो एविडेंस के रूप में कलेक्ट करती है, उसमें पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निश्चित रूप से इन अपराधों के लिए उसका संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एविडेंस अच्छे नहीं होंगे, हाँ, एविडेंस अच्छे नहीं होंगे तो नींव नहीं जाती। हम हमेशा कहते हैं क्रिमिनल केस की नींव होती है विवेचना, जो पुलिस करती है। और कैसी विवेचना है? आप तो इतना लंबा देख रही हैं, किस टाइप की विवेचना हो रही है? विवेचना में इसीलिए हमारे यहाँ ना 161 का बयान होता है। अच्छा। दंड प्रक्रिया संहिता का 161 का बयान होता है, जिसको जो कि पुलिस माना ये जाता है, उसका मकसद यही है कि पुलिस जाएगी, पीड़िता का बयान लेगी, पीड़िता के अगल बगल जिन लोग उसके चश्मदीद गवाह होते हैं उनका बयान लेगी, जो उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं, उनका बयान लेगी। वो जो पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है, इसीलिए उसमें सिग्नेचर नहीं होता है विवेचना बयान देने वाले का, पुलिस अपना बयान लिखती है। तो माना तो ये जाता है कि बयान लेती ही है पुलिस, लेकिन अक्सर होता है कि लिख लिया जाता है, बता दिया जाता है बयान। तो होता ये है कि जब न्यायालय में बयान होता है तो अक्सर साक्षी ये कह देता है कि साहब ये बयान हमने नहीं दिया था, दरोगा जी ने क्यों लिख लिया हमें नहीं मालूम। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इस चीज में, तो तब विवेचना हमारी खराब हो जाती है। विवेचना हिल गई तो फिर यहाँ पर भी केस ढीला हो जाता है। ऐसा भी तो कई बार वो जो है जिसका बयान लिया गया वो झूठ भी बोल सकता है। हाँ, झूठ बोलते हैं। इन अपराधों में ये भी बहुत ज्यादा लोग अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए भी, और ये एक इतना डेलिकेट मसला होता है कि जिसमें ये माना जाता है कि जिस लड़की के प्रति होता है अपराध, वो भी कभी कभी समाज में अपराधी की तरह जीवन जीती है। लेकिन ये उसी समाज में ये भी होता है कि जिस व्यक्ति, जिस पुरुष के पर ये आरोप लगता है, वो भी बहुत अजीब सा जीवन जीता है। ऐसा नहीं कि उसको समाज आराम से स्वीकार करता है। मुकदमे का दुरुपयोग भी हो जाता है, दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता है, और कई बार मुकदमे को इतना ढीला छोड़ दिया जाता है कि अपराधी को लाभ नहीं होता। बिल्कुल, अपराधी को लाभ, और ये विवेचना नहीं है। विवेचना के दौरान बहुत ज्यादा होता है। और जब जहाँ पर विवेचना अच्छी होती है, तब कभी कभी बाद में जब न्यायालय में चीजें आती हैं, तो न्यायालय के स्तर पे चीजें पक्षकारों के बीच ही गड़बड़ होती है। मतलब अगर अब जज तो वही कार्यवाही उसी तरह से निर्णय देगा जो साक्ष्य उसके सामने आएगा, इसीलिए न्यायालय के साक्ष्य अलग होते हैं। तो जब न्यायालय के साक्ष्य जो आते हैं उस पर निर्णय देता है कोई भी न्यायाधीश, और पक्षकार होते हैं कि तब तक कभी कभी विनोवर कर लिए जाते हैं। पता लगा दरोगा जी ने तो बहुत अच्छी विवेचना की, एकदम हाँ चीजें हुई, एकदम टाइट रहा केस, लेकिन तब पता लगा पक्षकार को खरीद लिया गया या कुछ उसको धमका लिया गया या कुछ कर लिया गया, तो विनोवर कर देते हैं। तो फिर पक्षकार अपना केस खुद ही कह देता है कि नहीं साहब हमने गलती से लिखा। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? कुछ टेक्निकल मुझे लगता है कि इसमें विवेचना के स्तर से चीजें वो की जाए, और कुछ उसके स्पेशल वो करने चाहिए, या तो मतलब इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, फेरबदल कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। या तो जैसे 161 भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। हाँ, अब तो 161 रिकॉर्ड कर लिया जाए, और कानून सख्त तो हो गया है, अब उससे ज्यादा सख्ती क्या हो। कानून तो सख्त हो गया, और देखिए सिर्फ कानून सख्त कर देने से, प्रक्रिया बहुत टेक्निकल बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक समाज में बदलाव माइंडसेट नहीं चाहिए, समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होता। तब तक एक चीज हम लोग बहुत देखते हैं कि जब कोई अपराध होता है तो उसमें मीडिया का भी एक इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक मीडिया ट्रायल शब्द चला है कि भाई मीडिया ट्रायल करती है, उससे तमाम केस प्रभावित होते हैं, बहुत होता है। तो क्या विवेचना के स्तर पर भी और जो डिसीजन स्तर पर, दोनों में इसका प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। जितने भी अब तक, जितने हम लोग अभी रिसेंटली देख रहे हैं चीजें, अपराध हुआ कि नहीं हुआ ये मीडिया पहले तय कर देता है। तो मतलब
अब तो इतना इसका इन्फ्लुएंस हो गया। नहीं, ये सोशल मीडिया का भी इतना इस्तेमाल होने लगा है उसमें कि लोग उसी से चालू हो जाते हैं मैसेज करना और सारी चीजें, इतना फैल जाता है सब कुछ कि फिर उससे मुझे लगता है कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें दबाव में आ जाता है, फिर वो फेयर नहीं होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं होता है। मुझे लगता है ऐसा कि फिर तो वो दबाव के अधीन ही जैसा बहाव में ले चला जाता है, चलते हैं वैसे ही चलता चला जाता है। बहुत बार मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसा अपराध इन परिस्थितियों में नहीं हुआ होगा, लेकिन मीडिया ट्रायल के कारण वो नुकसान होता ही होता है, और दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि पीड़ित पक्षकार को नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जिनको दोषी ठहराया जाता है या जिनको अभियुक्त बनाया जाता है उनको नहीं होता। बहुत कभी कभी गलत विवेचना हो जाती है, निर्दोष लोग फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा आया है, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि निर्दोष लोग अंत में बताइए उनका क्या होगा, जो 5-5, 6-6 साल जेल में गुजार के आते हैं और बाद में होता है कि वो निर्दोष होगा। क्या होगा उन 5-6 सालों का हिसाब कौन देगा? उनका जीवन बर्बाद हो जाता है इनका। और अब जो ये ट्रेंड चला है मीडिया ट्रायल का, डेफिनेटली ये बहुत इफेक्ट करता है, विवेचना में भी इफेक्ट करता है और निर्णय में भी। जज भी हमारे पहले भी ऐसा था या इधर कुछ सालों में बढ़ा? नहीं, इधर ही बढ़ा, इतना पहले कहाँ, इतना पहले नहीं। और ये सोशल मीडिया के कारण ज्यादा हो गया, इतनी इमीडिएट रिएक्शन आता है ना पब्लिक का, उसमें भी आने लगता है इमीडिएट रिएक्शन पब्लिक का, सोशल मीडिया पे भी आने लगता है। और जब सोशल मीडिया की तरह ही अब टीवी हो गया है, उसमें भी नीचे पट्टी भी चलने लगती है, सबके विचार लिखे जाने लगते हैं, डिबेट होने लगती है। नहीं, विचार जो आते हैं कि इसको फांसी पर लटका देना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए, पत्थर मार मार के इसको खत्म कर दे, मतलब बड़े अजीब अजीब रिएक्शन लिए जाने लगते हैं। बस इससे जो देखता है टीवी, हम पुलिस वाला भी देखता है, जज भी देखता है, सामान्य जनता भी देखती है। तो क्या आपको लगता है कि इस मीडिया ट्रायल के बीच कुछ होना ऐसा चाहिए कि मीडिया की अपनी कुछ भूमिकाएं, कुछ अंकुश तो लगाना चाहिए मीडिया पर। अब क्या लगाना चाहिए ये तो सरकार भी कर सकती है, कुछ मीडिया खुद से भी कर सकती है, नहीं कर सकती है। अगर वो थोड़ी संवेदनशील हो, जैसे पहले प्रिंट मीडिया था तो उतना नहीं होता था, लेकिन तो क्या मीडिया को किसी तरीके के अपने में अनुशासन लाना चाहिए? कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे थोड़ा तो अंकुश लगे, तो डेफिनेटली ये अपने आप में लगाएंगे ही। हाँ, फिर वही बात आती है कि संवेदनशील तो हर वर्ग के लिए हम कहते हैं, पुलिस को जैसे होना चाहिए, जजेस को होना चाहिए, हाँ सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसे मीडिया को भी बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इस समय मीडिया पीड़ित का पक्ष रखती है, तो ये भी तो सोचे कि उस जब तक आप सच्चाई पे नहीं पहुंच रहे हैं तो आप एक व्यक्ति को, मतलब आप स्वयं ही, सिर्फ ट्रायल नहीं होता, वो जज बन जाते हैं, वो पूरा जजमेंट दे देते हैं। तो नहीं, उनकी भूमिका ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। भूमिका सूचना पहुंचाने का, सिर्फ सूचित करने की होनी चाहिए कि इस तरह का भी एक अपराध हुआ है ना, बस इतना काफी है। उनको तो वो सूचना के लिए बने हैं, वो ट्रायल करने के लिए, वो निर्णय देने के लिए नहीं बने, उन्हें निर्णय देने का हक नहीं है। अच्छा, इस मीडिया के बाद समाज की भूमिका आती है, इन अपराधों में समाज की क्या भूमिका आती है? समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, परिवार से ही चीजें शुरू होनी चाहिए। परिवार में हमारे यहाँ अब तो इतने पढ़े लिखे लोग और इतना टीवी और सारा प्रचार प्रसार होता है सारी चीजों का, और सब देखते हैं सारी चीजों को, तो घर से शुरू करना चाहिए। हर माता पिता को भी ध्यान, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये समझाना चाहिए कि हाँ, स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है। उसको बताना चाहिए कि तुम्हारी बहन है जैसे, तुम्हारी माँ है जैसे, तुम्हारे परिवार की स्त्रियां हैं, उनके साथ कोई गलत करे तो तुम्हें कैसा लगे, ऐसे, या उसका सम्मान करो, जैसे तुम सम्मान कर रहे हो जैसे बाहर के लोगों का भी सम्मान करो, सिखाना चाहिए। ये तो घर से ही शुरू होता है, मेरा मानना है। और घर में ये लड़की और लड़के का, लड़कों को एकदम स्वच्छंद छोड़ देना, लड़कियों पे अंकुश लगा के रखना, और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि किसी महिला के खिलाफ जब कोई अपराध हो जाता है तो समाज उसी को दोषी मानता है। हाँ, ये कैसे चेंज होगा?
चाहे आप बलात्कार में देख लीजिए। लेकिन हो रहा है चेंज। अब धीरे धीरे, जब जैसे पहले मैं देखती थी कि पहले क्यों नहीं आता था, अभी हम लोग आप बात कर रहे थे तो ये सूचनाएं आती नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि अपराध होते नहीं, अपराध तो होते थे पहले। अभी भी देखिए किसी के साथ छेड़खानी हो गई तो मंत्री तक कह देता इन्होंने ये कपड़े पहने होंगे, फला पैंट किया होगा। ये वही माइंडसेट है। माइंडसेट तो है। अभी ये माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा। अभी हाल में एक समिट बिल्डिंग में हुआ, कांड हुआ उसमें, तो उसमें भी लोगों ने वो किया। तो किसी ने कहा कि पब और डिस्क तो ले आएंगे, उस मानसिकता के लोग कहाँ से लाएंगे कि जो इस माहौल को अडॉप्ट कर सके, उससे उनको कोई, उनके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो, है ना। तो ये माइंडसेट कहाँ से आप लाएंगे? वो शुरुआत घर से ही होती, इसकी शुरुआत घर से होती 100%। आपको बराबरी का दर्जा अपने बेटे बेटियों दोनों को बराबर रखना होगा। बेटियों को सिर्फ डिफेंस सिखाना होगा और बेटों को उनका सम्मान करना सिखाना होगा, तभी ये सब चीज, तभी अपराध में भी अंकुश लगेगा। और देखिए, सरकार का काम मुकदमा कायम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पर सरकार ने कर दिया। सरकार का काम कानून बनाना है, सरकार ने कानून बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मेंटेन कर दिया। पर जो दिमाग में चली, कोई एक लड़की चली जा रही है, लड़के के दिमाग में फितूर आया कुछ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी पुलिस वाले की निगाह कैसे पड़ सकती है? आप हर कदम पे पुलिस नहीं लगा सकते। तो हमारे समाज में तो हम भी तो उसी का अंग है, हमको असर होगा उसका। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए, हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, भाई हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। और समाज अच्छा हो जाएगा तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, निर्णय भी ठीक आने लगेंगे और हर अच्छा हो जाएगा सब कुछ। शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए। कुछ और आप हम लोगों के जरिए बताना चाहती हैं दर्शकों को कि किस तरीके से महिला अपराधों से मुकाबला करें, या महिलाएं खासतौर पर अगर वो ऐसी स्थिति में फंसती हैं, कोई ऐसी स्थिति उनके सामने आती है तो क्या करें? महिलाओं को मेरा कहना है सभी महिलाओं से, बच्चियों से कि मजबूत बने, पहली चीज, और मुखर होंगी, अपनी बात कहें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कहेगा, इस वाली मानसिकता से निकले, अपनी बात कहें। उनके साथ कुछ होता है उसका विरोध करें। जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ले, अदरवाइज इतना सरकार ने किया है, बहुत सारे एप्स निकाल दिए हैं, नंबर्स दे दिए हैं, डायल नंबर्स हैं, उनको तुरंत संपर्क करें। तुरंत पहुंचती, मैंने अनुभव किया है कि तुरंत पहुंचती है। अपराध छिपाए नहीं। हाँ, अपराध छिपाए, तभी मैंने कहा कि मुखर हूँ तो सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। इतना ही कहना चाहती हूँ। साथियों, ये थी सुनीति जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और किसी खास अपराध पर भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगली बार फिर आपके साथ बैठ के और इस समस्या का जो कानूनी उपाय है और जो प्रशासनिक है, मतलब पुलिस द्वारा जो हो सकता है, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया सुनीति आपका भी, और सभी साथियों आपका भी।